सही है। एनालिटिकल केमिस्ट्री किस लिए होती है? इसमें ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर, हाइड्रोजन एनएमआर, कार्बन एनएमआर, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इन सब को यूज करते हुए हम लोग किसी भी अननोन मॉलिक्यूल, स्पेशली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कितने कार्बन होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे, या कितने नाइट्रोजन होंगे, कितने ऑक्सीजन होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ साथ उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बता सकते हैं। सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इनफ नहीं होता ना, हमें भी स्ट्रक्चर, उसकी बॉन्डिंग, उसमें फंक्शनल ग्रुप, सब कुछ हमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें फंक्शनल ग्रुप तो नहीं बता रहा होता, ठीक है। फिर हम उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला पता लगा लेते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला पता लगा लेंगे तो फंक्शनल ग्रुप पता लग जाएगा, हमें पता चल लग जाएगा चीज क्या है, एसिड है, एस्टर है, बेंजीन है, क्या है, ये चीजें पता चल जाएंगी। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में। अब एएस लेवल में जब हम लोगों ने मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ी थी ना, वो हम लोगों ने इसलिए पढ़ी थी कि हमें अगर एक से ज्यादा आइसोटोप्स होते थे, अगर क्लोरीन है, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, तो अगर हम क्लोरीन के सैंपल को मास स्पेक्ट्रोमीटर से गुजारते थे तो सबसे पहले इसकी क्या होती थी, आयनाइजेशन होती थी। आयनाइजेशन पॉजिटिवली चार्ज उसको बना देता था वो, ठीक है। Cl पॉजिटिव 1 हो जाएगा, या Cl2 जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, या अगर उसको ब्रेक करोगे तो पहले Cl बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको हम कहते थे कि फ्रेगमेंटेशन हुई है। फ्रेगमेंटेशन होने के बाद भी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो अगर इसकी फ्रेगमेंटेशन करोगे तो वो Cl पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन हमें पता है क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, क्या पता है क्लोरीन 35 वाला हो, क्या पता है ये क्लोरीन 37 वाला हो। अगर Cl2 बनाए तो इसका क्या मतलब है, Cl2 तो ये है ना, इसमें क्या पता दोनों क्लोरीन 35 वाले हो, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा Cl2 प्लस। क्या पता ऐसा हो कि दोनों क्लोरीन जो है वो 37 वाले हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी थी ना, ये भी Cl2 प्लस है लेकिन दोनों क्लोरीन 37 वाले हैं। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि एक क्लोरीन 35 वाला हो, एक जो है वो 37 वाला हो, ठीक है। तो इनकी सबकी अलग अलग मास टू चार्ज रेशियो पे पीक्स आती थी, या तो इसको मास टू चार्ज रेशियो कहते थे या मास टू पॉजिटिव चार्ज रेशियो M/Z कहते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर हम M/Z या मास टू चार्ज रेशियो, और यहाँ पे जो है वाई एक्सिस पर रिलेटिव अबंडेंस होती थी इनकी, तो इनके मासेस देखो, इसका मास टू चार्ज क्या बनेगा 35, इसका बनेगा 37, इसका क्या बनेगा 35 प्लस 35, 35 प्लस 35 कितना हो जाएगा हमारे पास 70, इसका कितना आ जाएगा 37 प्लस 37, 37 प्लस 37 हमारे पास हो जाएगा 74, और इसका कितना आ जाएगा 35 प्लस 37, तो इसका हमारे पास आ जाता है 72। अब इनकी पीक्स किस तरह से बनती थी, क्लोरीन 35 की अगर पीक, अगर 35 पे मैं कह रहा हूँ पीक बनी है, तो क्लोरीन 35 की पीक जो है वो यहाँ जारी होगी इतनी, यार ये है 35, अच्छा तो 37 की पीक जो होगी ना उसके आगे 35, 36, 37, वो कुछ उसकी इतनी होती थी। ऐसा क्यों होता था, ये 3:1 की रेशियो, इनकी हाइट 3:1 के रेशियो में क्यों होती थी, क्योंकि क्लोरीन 35 के आइसोटोपिक अबंडेंस जो है वो 70%, क्या कहते हैं 75% है। मतलब अगर मेरे पास 100% की बात करो तो 35 उसमें से क्लोरीन 35 75% होता है, क्लोरीन 37 25% होता है, सही है ना। अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास 100 क्लोरीन एटम्स हैं तो उसमें से 75 क्लोरीन 35 वाले होंगे और 25 क्लोरीन 37 वाले होंगे, ये याद है। परसेंटेज से निकाला था हम लोगों ने इसकी 75% वगैरह जो है। हाँ एग्जैक्टली, इससे फिर हम लोगों ने इसका रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस निकाल लिए थे कि रिलेटिव आइसोटोपिक मास कैसे निकाले थे, हमने बोला था 75/100 मल्टीप्लाई बाय 35, 35 वाला 75% है और अपना क्या कहते हैं 37 वाला 25% है, तो इससे जब हमने निकाला था तो 35.5 आ गया था। तो ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हमें पता चलता था। इसी तरह और भी पीक्स आएंगी ना इसमें, जैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, Cl2+ है तो वो 70 पे कहीं आ रहा होगा और इसकी पीक जो है वो इतनी आ रही होगी। इसी तरह 37 वाला जो होगा, सिर्फ प्योर 37 वाला वो 74 है,
तो वो इसका कितना, वही अगेन 1:3 का रेशियो आ रहा होगा, क्योंकि ये 35 वाले दो क्लोरीन है और ये जो है दो क्लोरीन 37 वाले दो हैं। फिर ये जो एक 35 एक 37 वाला है, 72 वाला है, ये इनके बीच में कहीं आ रहा होगा। और ये इसमें क्योंकि आधे क्लोरीन 35 वाले हैं, आधे क्लोरीन 37 वाले हैं, तो इसकी 3 इसमें जो होगा वो 3:1 से ज्यादा का रेशियो होगा। मतलब ये 3, अब ये एग्जैक्ट तुम कैलकुलेट कर सकते हो, बट बहरहाल हम ये कह रहे हैं कि बीच में कहीं आ रही होगी इन दोनों के, मतलब ऊंचाई हाइट में ना। तो ये 35 वाली हाइट होगी ना 37 वाली हाइट होगी, 35 वाली हाइट से थोड़ा नीचे होगी और 37 वाली हाइट से थोड़ा ऊपर होगी। समझ आई बात? जी सर। ठीक है, ये पुराना एएस का काम था हमारा। ये यहाँ से इस तरह से हमारा मास टू चार्ज ये बनता भी था। वाई एक्सिस पे हम लोग लेते थे रिलेटिव अबंडेंसेस, एक्स एक्सिस पे मास टू चार्ज रेशियो लेते थे। सही है। तो अब फॉर एग्जांपल इसने ये वाला ये जो दिया हुआ है इसने, तो ये दिया हुआ है, ये क्या है, प्रोपेनोन है। ठीक है। अब जो प्रोपेनोन है उसका क्या कह सकते हो कि क्या पता वो पूरा का पूरा प्रोपेनोन मॉलिक्यूल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होके मास स्पेक्ट्रोमीटर में रह जाए इस तरह से। क्या पता इसमें कुछ ब्रेकिंग हो जाए, इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन जो है वो कहीं भी कहीं से भी हो सकती है, लेकिन हमें बस वो जब पीक्स हमें मिलेंगी ना मास टू चार्ज रेशियो मास स्पेक्ट्रोमीटर पे, तो वो देख के फिर हमें आइडिया लगाना पड़ेगा कि जो फ्रेगमेंट आ रहा है वो क्या है। उसका मास टू चार्ज तो हमें मिल जाएगा, उसको देखते हुए फिर हमें आइडिया लगाना पड़ेगा कि फ्रेगमेंट का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो क्या बन रहा है। ठीक है। सही। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर का वो वाला काम था जो हम लोग क्या कहते हैं करते हुए आए हैं एएस में। अभी जो है ना हम लोग इससे 2-3 स्टेप ऊपर जाने वाले हैं। अब जैसे ये इसने दिया हुआ है ना, ये भी एएस वाला ही काम है। लुक एट द मास स्पेक्ट्रोमीटर ऑफ इथेनोइक एसिड। अब तुम्हें पता है इथेनोइक एसिड क्या होता है, उसका फॉर्मूला तुम्हें पता है अच्छी तरह से, CH3COOH। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या बनाओगे, COOH अब वो तुमसे कह रहा है कि बताओ 15 वाली पीक किस फ्रेगमेंट की वजह से आ रही होगी। पूरे इथेनोइक एसिड का अगर तुम मॉलिक्यूलर मास निकालो तो कितना बनेगा, कार्बन कितने हैं इसमें, 2 कार्बन है, तो इसका मास बन जाएगा 2 × 12 प्लस 2 वो है ऑक्सीजन है 2 × 16 और कितने 4 हाइड्रोजन है 4 × 1। तो इसका अगर मास निकालोगे तो तुम्हारे बनेगा 24 + 32 + 4 गिव यू 60। ठीक है। अब ये जो 60 वाली यहाँ पे पीक आ रही है, तो तुम बोलोगे भाई ये तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है इथेनॉल का, इसकी वजह से आ रही है। सही है। सही। अब ये जो 45, 43 और 15 वाली आ रही है, ये किस फ्रेगमेंट की वजह से आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि ये इथेनोइक एसिड यहाँ से टूटा है, CH3 बना है, तो CH3 फ्रेगमेंट का कितना बनेगा सर, CH3 टूट के पॉजिटिव हो गया तो कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 3, 12 + 3 कितना होता है हाँ, यही 15। तो CH3। ये हमारी इसकी हो गई। अच्छा, अब 43, 45 किसकी वजह से बन रही होगी, देखो इसमें देखो कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस कब आ सकता है, अगर मैं एक ऑक्सीजन निकाल दूं तो 16 का डिफरेंस हो जाएगा, एक कार्बन निकाल दूं तो 12 का डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि कार्बन 12 एटॉमिक मास होता है। ये क्या है कि इसमें इन दोनों में फर्क ये होगा कि 2 हाइड्रोजन का फर्क होगा, या हाइड्रोजन की वजह से 2 का डिफरेंस आ सकता है। 1 का डिफरेंस या 2 का डिफरेंस या 3 का डिफरेंस सिर्फ हाइड्रोजन की वजह से आ सकते हैं ना। कार्बन की वजह से आएगा तो 12 का डिफरेंस होना चाहिए, ऑक्सीजन की वजह से आएगा तो 16 का डिफरेंस होना चाहिए था। मतलब जो 43 वाली पीक है ना, इसमें 2 हाइड्रोजन कम है एज कम्पेयर टू 45 वाली पीक। तो C/O। लेकिन अब हाँ तो कौन सा C/O क्या हो कह रहे जाएगा हो, फिर ये? अब आप वो देख लो। अब ये अगर मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ से टूट के बना है, तो इसमें क्या है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। तो इसका अगर टोटल देखो तो 12 + 32 + 1 ये बनता है 45। 45। ये वाली जो है ना 45 वाली पीक, ये बन रही है COH, इसकी वजह से प्लस जरूर लगा देना। इसी तरह सही। 2 हाइड्रोजन कम, ये 43 वाली पीक जो बन रही होगी, ये फिर जो है, अब यहाँ से हाइड्रोजन तो एक ही, अगर मैं एक हाइड्रोजन कम करूंगा तो 44 होनी चाहिए थी। मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरा ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया है, तो फिर भी जो है वो क्या होनी चाहिए थी, 44 होनी चाहिए थी, अगर एक हाइड्रोजन निकाल सकते तो। लेकिन यहाँ पे तो कितनी है, 43 है। तो मतलब इसको भी यहाँ से देखो, क्या पता ये यहाँ से टूटा हो, यहाँ से टूटेगा तो क्या बनेगा, CH3COO, CO मतलब C डबल बॉन्ड O है, तो 24 और हाइड्रोजन 3 है और ऑक्सीजन 16 है। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये CH3CO यहाँ से टूट गया है,
तो कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 3 है। अच्छा कार्बन 12 है, 2 कार्बन है, और ऑक्सीजन 16 है। तो इसको निकालो, ये कितना होगा, 2 × 12 = 43। 24, 24 + 3 + 16 43। तो मैं समझ रहा हूँ 43 वाली जो पीक आ रही है ना, वो इसकी वजह से आ रही है, CH3CO+। सही सही है, है। CH3 और की CO 40, के पास से ब्रेक हुआ है ये, जी ये OH वाली रह चीज जाएगा आखिरी 43 में। की मिली है। अच्छा देखो, अब मास स्पेक्ट्रोमीटर करता क्या है, हमें तो नहीं पता था, हमें अक्सर में पता नहीं होता कि ये इथेनोइक एसिड है। हमें असल में ये चीज हमसे छुपी हुई होती है, हमें मास स्पेक्ट्रोमीटर मिलता है। हम मास स्पेक्ट्रोमीटर को देखते हुए आइडिया लगाते हैं कि ये 15 वाली पीक जो है वो अच्छा CH3 से आ सकती है, 43 वाली पीक इससे आ सकती है, 45 वाली पीक इससे आ सकती है। ठीक है, अब हम फिर अब देखते हैं कि आप क्या इथेनोइक एसिड बन रहा हो। फिर हम सिर्फ जो है सिर्फ इसी को यूज करके नहीं एग्जैक्टली बता सकते कि इथेनोइक एसिड है और इसका स्ट्रक्चर ये है। हम लोग तो फिर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते थे, जिसमें हम डिप्स देखते थे, पीक्स देखते थे, इथेनोइक एसिड की कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आ रहा है इसमें, तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें ये बता देगा कि भाई इसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। मास स्पेक्ट्रोमीटर ये बता देगा कि इतने इतने फ्रेगमेंट्स के मास बनने हैं, और जो टोटल हाईएस्ट पीक बन रही होती है मॉलिक्यूलर मास की, मतलब जो ब्रेक नहीं हुआ है इंटैक्ट मॉलिक्यूल जो है उसकी है। बोलोगे यार इथेनोइक एसिड का भी इतना बनता है मास। तो इस तरह से एनालिटिकल टेक्निक यूज करके फाइनली आप किसी मॉलिक्यूल का जो पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला और उसमें क्या क्या फंक्शनल ग्रुप हैं वो सब पता लगा लेते हो। लेकिन नॉट दैट इजी कि आपने बस वो करा और पता लग गया। आपको वो एक एक टेक्निक भी काफी नहीं है कि पूरा का पूरा आपको अननोन कंपाउंड पता लग जाए। आपने 2-3 टेक्निक्स, मास स्पेक्ट्रोमीटर, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR, ये मिला के यूज करनी होती है और एक कंक्लूजन पे पहुंचना होता है। समझ आ रहा है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या? जी सर। सर ये तो सब्सटेंस की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर, क्या? सब्सटेंस की कैलकुलेशन कर रहे हैं इसके अंदर तो हम लोग। हाँ बस ये यही है, इसी तरह की चीज है। मैथ्स लगेगी इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, मतलब कोई चीज आपको याद नहीं करनी है इसमें, पर आपको ये सारी चीजें जो है वो क्या एनालाइज करनी है, देख के पढ़ना सीखना है इसको कि किस तरह से आप इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं बताता जाता हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें पता हो कि इसको पढ़ना कैसे, मास स्पेक्ट्रोमीटर को कैसे पढ़ना है, उसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो और किस तरह से करोगे, ये सीखना है बस इसमें। इसी तरह NMR में भी यही सीखेंगे हम लोगों को ना। देखो ए लेवल केमिस्ट्री में उन्होंने ये चीज नहीं डाली हुई है, ये चीज निकाल दी है बल्कि कि ये मशीन काम कैसे करती है। मास स्पेक्ट्रोमीटर का भी निकाला हुआ है, इसी तरह NMR का भी निकाला हुआ है कि मशीन के पीछे जो बेसिक थ्योरी है वो क्या है, वो निकली हुई है। मशीन को में जो रिजल्ट दे रही है ना मशीन, उस रिजल्ट को कैसे पढ़ना है वो हमारा काम है, क्योंकि मशीन काम कैसे करती है फिर वो फिजिक्स के उसमें डोमेन में चले जाओगे। मशीन जो हमें डिस्प्ले दे रही है, रिजल्ट आउटपुट दे रही है, उस आउटपुट को यूज करते हुए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन तक कैसे पहुंचना है, ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है। सही। अच्छा जी, तो पहली एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोगों ने स्टार्ट किया मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो किन किन चीजों के लिए यूज होती है, अभी आपने 2-3 तो आपने यूजेस देख लिए इसके जो पहले से पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, पहला यूज क्या हमने देखा कि मेजर रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस, आइसोटोप्स का पता लगा देती है उनके मासेस के साथ और उनके अबंडेंस के साथ, यूज टू मेजर रिलेटिव, ये लिख लेना अशमाम, आइसोटोपिक मासेस। उसके अलावा रिलेटिव अबंडेंसेस टू मेजर रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंसेस। ठीक है, परसेंटेजेस जो है आइसोटोपिक परसेंटेजेस या अबंडेंसेस के, कौन सा आइसोटोप कितने परसेंट प्रेजेंट होता है। जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 है, क्लोरीन 35 हम कहते हैं 75% होता है और क्लोरीन 37 हम कहते हैं कि 25% होता है। इसी तरह जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के भी 2 आइसोटोप्स है ना, ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 80। ठीक,
ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81, सॉरी नॉट 80। अच्छा, ये जो है 1:1 के रेशियो में होते हैं, 50-50% होते हैं, सही है। तो ये सही। चीज हमें कैसे पता चली है? मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज करके पता चली है कि कितने इसकी परसेंटेजेस हैं, रिलेटिव अबंडेंसेस इनके क्या हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अगर अभी हमने एथेनोइक एसिड के बारे में देखा कि इसको अगर क्रिटिकली एनालाइज करोगे और डाटा यूज करते हुए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता लग रहा है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है, टोटल मास पता चल रहा है ना, जो हाईएस्ट पीक आ रही है, तो हाईएस्ट पीक देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। मॉलिक्यूलर मास पता लगा सकते हो, तो मॉलिक्यूलर मास से भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है एनालाइज कर सकते हो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता लग सकता है इससे। सर आयरन को किसी भी आइसोटोप्स होते हैं? आयरन के आइसोटोप्स होते हैं। ये वही आयरन Fe2 कहाँ से आ Fe3, गया बीच में? ये पूछ रहा था ऐसे। Fe2 Fe3, ठीक है। आयरन 55 होता है, 56 होता है मास उसका। और दूसरे वाले का? 50 एक 55 होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन होते तो हैं उसके परसेंटेजेस, अबंडेंसेस भी मुझे याद नहीं है अभी आयरन की। क्यों, क्या हो गया आयरन बीच में, कहाँ से आ गया वहाँ पे? कुछ भी नहीं सर, ऐसे ही पूछ रहा था। कुछ सोच के माइंड में आया होगा ना आयरन, क्या इनमें से क्या नहीं सोच नहीं, के माइंड में आया ये बताओ। कुछ भी तो नहीं, पूछ ऐसे रहा था आयरन के कि बारे में सोचते रहते हो। याद आ गया सर आयरन। हाँ, ऐसा ऐसी आयरन याद आ गया तुम्हें बैठे बैठे। अच्छा, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अच्छा, आइडेंटिफिकेशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होगा, मतलब तुम आइडेंटिफाई करो ना ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तुम ये लिख सकते हो ना कि फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूज हो रहा था, क्योंकि वही तो कॉम्प्लेक्स होते हैं बड़े बड़े। इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखो तुम, छोटे छोटे होते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दो दो एटम्स होते हैं, ज्यादा हार्डली तीन हो जाएंगे, तीन तरह के एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो, बड़े लंबे कार्बन कार्बन चेन चल रही है, हाइड्रोजन, 10 तरह के फंक्शनल ग्रुप्स आ गए हैं तुम्हारे पास। तो अब पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इसलिए ये एनालिटिकल टेक्निक्स हम लोग यूज कर रहे होते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और क्या हो सकता, उसके अलावा जो है ना, अब कुछ चीजें हैं जो कि तुम A2 में पढ़ने वाले हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमने ये देखा ना कि टोटल हम इथेनोइक एसिड का तो हम लोगों ने पीक डिवाइड कर ली, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसमें, तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक कैसे पहुंचेंगे? तो मास स्पेक्ट्रोमीटर अक्सर हमें ये भी बता रहा होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ कंपाउंड कितने हैं। अब देखो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है। वो किसी अननोन फॉर्मूला आपने डाल दिया, आपको पता ही नहीं है कि वो एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या मतलब वो इथेनोइक एसिड चलो ले लो, इथेनॉल ले लो, या वो ब्यूटेनॉल है, तो एक में 2 कार्बन है, एक में 4 कार्बन है, आपको पता ही नहीं है क्या है। लेकिन मास स्पेक्ट्रोमीटर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पता लगाने के लिए यूज होता है इन अ कंपाउंड, ठीक है। वो शॉर्टली हम देखते हैं कैसे होता है अभी, ठीक है। M और M+1 पीक जो है उसको यूज करते हुए होता है, यह आज हमें देखना है। इसके अलावा नंबर ऑफ हेलोजन एटम इन अ कंपाउंड, कितने हेलोजन हैं, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो कितने क्लोरीन है, कितने ब्रोमीन है, क्योंकि ज्यादातर हेलाइड्स ही तो होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ लगे हुए होते हैं, साइल क्लोराइड्स वगैरह। सर क्या तो लिखा हमने नंबर ब्रैकेट ऑफ में? हेलोजन एटम्स इन अ कंपाउंड, M and M+1 पीक। इसलिए ये यूज हो रहा होता है। ऐसा आखिर में आप जो है सब जब पता लगा लेते हो, तो आपका मेन क्या क्या होता है कि आपको पता है कि अगर आपका कोई एस्टर है, ठीक है, और या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरूर सेम हो सकते हैं, लेकिन आपको अगर पता लगाना है कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो डिफरेंट होंगे ना, COOH फंक्शनल ग्रुप है, उसमें COO फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड के सेम हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर हमें पता होगा तो फिर हम श्योरली कह सकते हैं कि नहीं भाई ये चीज एस्टर थी या कार्बोक्सिलिक एसिड थी। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज करके आप फाइनली स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बता सकते हो, लेकिन अगेन
ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं पता ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में और सिर्फ आप होल सोल मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज करके जो है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट आउट कर लो। नहीं, आपको दूसरी एनालिटिकल टेक्निक्स की भी हेल्प लेनी पड़ती है, जिसके अंदर एनएमआर आ जाता है, क्रोमेटोग्राफी आ सकता है। सही है, तो आपने दूसरी एनालिटिकल टेक्निक्स की भी हेल्प लेनी होती है। इसमें सारी की सारी एक चीज नहीं बताती, कुछ फॉर्मूला कुछ मॉलिक्यूल में बता भी देती है, पता चल जाता है। मतलब हमें पास वो होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता ही है कि भाई ये एसिड ही है, अब आगे पीछे हमें कंफर्म है कि ये एस्टर नहीं है, एसिड है, हमने लिटमस टेस्ट किया हुआ है उसका, इस तरह की चीज की हुई है। तो अब आधी चीज तो हमें पता है ना, बाकी आधी चीजें हमें पता लगानी कि कौन सा एसिड है। तो हाँ, मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज करके आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकाल लोगे, तो आप बोलोगे अगर ये एसिड है ऑर्गेनिक, तो अगर 2 कार्बन है तो सही है, टेनोइक एसिड हो जाएगा, 3 है तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। तो लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं था कि वो एसिड है, तो फिर आपने दूसरी एनएमआर वगैरह भी यूज करना पड़ेगा, क्रोमेटोग्राफी भी यूज कर सकते हो। इन सारी चीजों के रिजल्ट को साथ कंबाइन करके एनालाइज करके आप फाइनली पता लगा ही लेते हो कि ये स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए भी ये मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज होता है, ऑल्सो फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ये लिखने के लिए सारे एक साथ तो नहीं आएंगे, लेकिन ये सारे यूजेस तुम्हें पता होने चाहिए, क्योंकि हम लोग यूज करके अभी इनको निकालेंगे। सही है सर। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, चलें आगे बढ़ जाऊं, लिख लिया? जी सर। अच्छा, होता है क्या है, पहला स्टेप क्या है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, हमारे पास जो भी क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको भी हमें जिसके बारे में पढ़ना है, तो उसको हम क्या करते हैं, आयनाइज करवाते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, उसको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने इथेनोइक एसिड पीछे देखा ना, तो चाहे या तो वो इंटैक्ट रहेगा, तो वो क्या बन जाएगा, CH3 COOH पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाला होगा इसने, इलेक्ट्रॉन जो है भाई उसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, या तो ऑक्सीजन में भी हो सकता है, कार्बन में, किसी भी एक एटम में से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा। अक्सर क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने का क्या मतलब है कि CH3 COO यहाँ से ब्रेक हो गया और H अलग हो गया, तो इस केस में ये अलग हो गया। इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ब्रेक किया है। तो हमारे पास ये वाला जो पॉजिटिव आयन बना है ना, ये हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री में ये इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, इसी तरह यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। तो ये जो प्रोसेस है, सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस होता है आयनाइजेशन। ड्यूरिंग आयनाइजेशन हमारे पास फ्रेगमेंटेशन भी होती है। आयनाइजेशन करते कैसे हम, इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट करके, ठीक है। आयनाइजेशन इज डन बाय बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉकआउट करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। अगर वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेंगे तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। अगर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेंगे तो वो हमारे पास, ये भी मैं लिखवाऊंगा आगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेंगे तो मॉलिक्यूल इंटैक्ट रहेगा, लेकिन पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब फ्रेगमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स मिले या चाहे पूरा मॉलिक्यूल मिले, अगर फ्रेगमेंट्स, अब होता क्या है कि पूरा मॉलिक्यूल भी मिल रहा होता है, फ्रेगमेंट्स भी मिल रहे होते हैं, तो उन सबको आपस में एनालाइज करके हम लोग स्ट्रक्चर का पता लगा लेते हैं, करीब करीब पहुंच जाते हैं स्ट्रक्चर से। लेकिन अगर सिर्फ पूरा मॉलिक्यूल मिलेगा ना, तो आप इंफॉर्मेशन लगाना बड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर मैं कहता कि सिर्फ एक ही पीक मिलती यहाँ पे 60 पे, तो ये बड़ा मुश्किल होता पता लगाना कि ये इथेनोइक एसिड है, इसका स्ट्रक्चर ये बन रहा है। लेकिन जो फ्रेगमेंट्स मिले ना, उससे आपको आइडिया होता है कि अच्छा ये फ्रेगमेंट है, मतलब CH3 प्लस अलग है इसमें, ठीक है। ये 43 मिला तो आपने आइडिया लगा लिया कि क्या पता ये CH3 COO बन रहा हो। वरना सिर्फ 60 होता तो आप कभी भी, अगर मुझे आपको मैं नहीं बताता कि इथेनोइक एसिड है, तो आप कभी भी इथेनोइक एसिड पे पहुंच ही नहीं पाते। इन फ्रेगमेंट्स की मदद से, फ्रेगमेंट्स की डेटा से आपने थोड़ा बहुत आइडिया लगा लिया कि ये इथेनोइक एसिड हो सकता है। इस क्वेश्चन में तो तुम्हें बता दिया था ना, लेकिन असल में प्रैक्टिकल लाइफ में पता थोड़ी होता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज इसलिए कर रहे होते हैं कि हम पता लगाएं कि ये क्या है, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास देखो, आयनाइजेशन जो होगी वो 2 तरीकों से होती है, या तो मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगी या मॉलिक्यूल इंटैक्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल हमने HCl के मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ा था, तो इसमें हमारे पास क्या क्या आते थे, HCl प्लस, इसकी एक पीक आ सकती थी, Cl प्लस की पीक आती थी, इसमें Cl 35 हो, एक क्वेश्चन भी था इसका, ये इसमें ये 37 हो,
ठीक है, एक हाइड्रोजन की पीक आ सकती थी। अगर हाइड्रोजन का आइसोटोप कंसिडर करोगे तो हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम, इन तीनों की अलग अलग पीक आएगी फिर। सही है। तो फ्रेगमेंटेशन और मॉलिक्यूल इंटैक्ट है या नहीं है वो चांस होता है। फ्रेगमेंट भी बनेंगे, कुछ मॉलिक्यूल जो है वो बम्बार्डमेंट से बच जाएंगे और वैसे आ जाएंगे। बम्बार्डमेंट से बचने का मतलब ये है कि उनके बॉन्ड्स बच जाएंगे। पॉजिटिवली चार्ज तो वो बनेंगे, मतलब उनके जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो रहा होगा, बल्कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो रहा होगा ना। ठीक है, अभी ये इसके बारे में दोबारा बात करते हैं कि क्या मतलब है शेयर्ड पेयर और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। मतलब फर्स्ट टाइप क्या है कि हमें आयनाइजेशन करनी है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, चाहे वो फ्रेगमेंट हो चाहे वो पूरा मॉलिक्यूल हो, वो पॉजिटिवली चार्ज बनेगा तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा तो ही हमें उसका डाटा मिलेगा। ठीक है, जो फ्रेगमेंट्स और मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो भी उनको हम दे विल बी पीस टुगेदर टू फॉर्म अ होल स्ट्रक्चर। ठीक है, छोटे छोटे वो उनकी हम देखेंगे कि ये फ्रेगमेंट है ये फ्रेगमेंट है, और फिर उसको मिला के सोच के उसके बारे में हम पूरे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर दो चीजें हो रही है ना, आयनाइजेशन हो रही है, डिटेल में नहीं जाएंगे, बस देखेंगे आयनाइजेशन हो रही है और उसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन भी हो रही है, और फिर उनकी डिफ्लेक्शन हो रही है, वो अलग अलग हो रहा है। ये हमने एएस में भी देखा था बस, और उनको फिर हम डिटेक्ट कर लेते हैं या तो फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में या टोटल, या तो वो मॉलिक्यूल जो है वो फ्रेगमेंट होगा, टूट जाएगा, जैसे HCl में H अलग और C अलग अलग आ रहा है, या फिर वो पूरा मॉलिक्यूल आ जाएगा जैसे HCl आ रहा है, इंटैक्ट मॉलिक्यूल जिसको कहते हैं, नहीं टूटा। इन दोनों चीजों के डाटा को यूज करते हुए आप जो है वो पीस करोगे पूरा अपना होल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर के वो कैसा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हम मास स्पेक्ट्रोमीटर को पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालने के लिए। Using mass spectrometer to find MR and molecular formula. देखो सबसे पहले हमने क्या करा, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ने ना बम्बार्डमेंट की, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें पता लगाना है ना, तो क्या होगा, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स bombarded to molecules, तो दो चीजें होंगी, लेकिन नॉकआउट अनचार्ज इलेक्ट्रॉन, या तो जो इलेक्ट्रॉन आप बम्बार्ड करो वो मॉलिक्यूल में से अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, जो शेयर्ड नहीं हुए लोन पेयर्स में जो होते हैं, दे कैन नॉक आउट अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी केस को क्या कर सकता है, दे कैन नॉक आउट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड तोड़ देगा। मतलब इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल इंटैक्ट रहेगा, टूटेगा नहीं, और मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा होगा, हमारा मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक कैसे होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड का ब्रेक होगा जब शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, नॉकआउट करा दो उसको। तो इसमें दे कैन नॉक आउट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इन शॉर्ट ब्रेकिंग बॉन्ड ना, बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। और उससे क्या होगा, फिर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, मॉलिक्यूलर आयन नहीं बनेगा, बल्कि मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट बनेगा, कुछ हिस्सा होगा उसका। ठीक है, इसी प्रोसेस को तो हमने नाम दिया था फ्रेगमेंटेशन। आयनाइजेशन तो दोनों में होनी है, दोनों में इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो उसको आयनाइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो साथ में मॉलिक्यूल टूट भी जाएगा, फ्रेगमेंट भी बन जाएगा, फ्रेगमेंटेशन भी हो जाएगी। सही।
समझ आती है यहाँ तक बात? जी सर। सब बम्बार्ड करवा रहे हैं तो नॉकआउट हो रहे हैं ना। जी। अच्छा, इन्होंने किसकी एग्जांपल लिया हुआ है? देखो, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग, अब मैं कह रहा हूँ कि एक मॉलिक्यूल है प्रोपेनोन, पहले तो हम ये इसको सीखने के लिए तो ये देखेंगे ना कि मॉलिक्यूल है कौन सा, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या उससे दिख रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करेगा, सिर्फ स्पेक्ट्रोमीटर देगा, तुम्हें बोलेगा मॉलिक्यूल बताओ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है, ये क्या है, CH3COCH3, ये प्रोपेनोन है। ठीक है, इस प्रोपेनोन के पास देखो, हाँ, तो हमारे पास एक यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अगर हम बम्बार्डमेंट कराते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो ये हो सकता है कि ऑक्सीजन का जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल जाए। कितने हैं, 4 है ना, एक निकल जाएगा। अगर एक निकल जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो आ जाएगा ना, आयन बन गया। लेकिन मॉलिक्यूल अपनी जगह पे इंटैक्ट है, मॉलिक्यूल नहीं टूटा। सही है, तो इस ये जो बनेगा ना, इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन। और जो मॉलिक्यूलर आयन का मास होगा वो इक्वल टू mr होगा ना, क्योंकि इस मास स्पेक्ट्रोमीटर पे तो हमें मासेस भी मिल रहे होते हैं, तो हम बोलेंगे mr है। तो सबसे ज्यादा जो पीक आ रही होगी, सबसे ज्यादा मास वाली, वो उसकी आएगी जो कि टूटा नहीं है, जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इंटैक्ट है। तो मुझे पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का वो पता चल जाएगा। मतलब मैं मास टू चार्ज रेशियो अगर देखूंगा, तो इसका मास टू चार्ज रेशियो जो आ रहा होगा वो ये इसका कितना बनेगा, 58 पे आ रहा होगा। तो 58 पे जो पीक आ रही होगी, मैं समझ जाऊंगा ये जो आ रहा है ये प्रोपेनॉन पूरा का पूरा आ रहा है, ये कहीं से फ्रेगमेंटेशन नहीं हुई है इसकी। ठीक है, तो जो सही। पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर आयन की पीक आ रही होती है ना, उसको हम कहते हैं एम पीक। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कहूँ कि मेरे पास इसके आगे भी एक पीक आ रही है, मतलब ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर मैं बनाऊंगा, इसके यहाँ 58 पे तो एक पीक आई, मुझे समझ आई, इसको हमने कह दिया एम पीक। इसके आगे जो है ना 59 पे भी एक छोटी सी पीक आ रही है। वो क्या है कि मतलब एक नंबर बढ़ा हुआ है उसमें, और एक नंबर कैसे बढ़ सकता है, कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13। तो इस फॉर्मूले में किसी एक कार्बन पे जो है ना वो कार्बन 12 नहीं है बल्कि कार्बन 13 है। और वो छोटी क्यों है पीक, उसकी अबंडेंस कम होगी, क्योंकि अगर कार्बन 12 जो है वो 99% होता है, तो कार्बन 13 जो है अराउंड 1% होता है अप्रोक्सीमेटली। सही है, तो 99:1 का इनकी पीक में डिफरेंस होगा, मतलब एक बहुत बड़ी होगी और एक बिल्कुल छोटी सी टाइनी पीक होगी। तो लेकिन ये जो पीक होगी इसको हम फिर क्या नाम देते हैं, M+1 पीक। +1 किस वजह से है, जो कार्बन 12 के बजाय कार्बन एक 13 आ जाएगा। अब आप कहोगे कि यार कार्बन तो 3 है, तो तीनों के तीनों कार्बन 13 के क्यों ना हो। तो तीनों के तीनों कार्बन 13 क्यों, ये बहुत रेयर केस है, क्योंकि देखो इसकी परसेंटेज कितनी कम है, 1% है। अगर मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जैसे C2H6 है, तो इसमें दोनों कार्बन 12 के हों, उसके 99% चांस होते हैं, ज्यादा उससे बल्कि दोनों कार्बन 12 के हों। और दोनों कार्बन 13 के हो, वो बहुत रेयर केस है, मतलब अराउंड ऑलमोस्ट 0% चांस है उसका। लेकिन एक कार्बन 12 का और एक 13 का हो तो उसके अराउंड 1% चांस है। तो इसलिए जो है तीनों के तीनों कार्बन जो है वो 13 के नहीं हो सकते। M+1 पीक मिल जाती है यूजुअली तुम्हें, M+2 पीक जो है वो कार्बन के केस में नहीं मिल रही होती है। सही है। सही सही, मैं रुकिए ग्राफ बना लूँ सर। पहले ग्राफ नहीं बनेगा प्रोपेन का? क्या प्रोपेन का? ये जैसे M+1 वाला ग्राफ बनवाया, इसका नहीं बनेगा ग्राफ ऐसे? ये यहीं पे बन गई ना पीक, M+1 है M की, तो समझा नहीं कार्बन मैं। की है ना सर, या क्या? इसकी है? तो प्रोपेन का ग्राफ है ये? नहीं नहीं, प्रोपेन के अंदर भी तो कार्बन है ना, उस कार्बन की वजह से एक दूसरी पीक आ रही है। देखो ये पीक जो M पीक आ रही है, ये इस पूरे मॉलिक्यूल की वजह से आ रही है ना, 58, सही। इसका 58 है। अब इसमें से कोई एक कार्बन 12 के बजाय कार्बन 13 है, तो वो फिर एक 1 ऐड कर दोगे उसमें 59 हो जाएगा, वो यहाँ पे आ गई, M+1 पीक कह दिया उसको मैंने। सही, ठीक है। बनाओ, आगे बढ़ते हैं फिर। सही। अच्छा, देखो ये है हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये किसका है,
ये हमें नहीं बताया हुआ किसका, ठीक है। अच्छा अब देखो, ये तो इसने ना पीक तुम्हें बता दिया, अगर ये नहीं भी बताता तो हम देखते सबसे ज्यादा मास की पीक कहाँ पे आ रही है, तो सबसे ज्यादा पीक एक यहाँ पे आ रही है, लेकिन ये बहुत टाइनी पीक है। तो जब भी कोई तुम्हें टाइनी पीक दिखेगी ना, तो तुम समझ जाओगे ये गड़बड़ जो हो रही है ना, ये कार्बन 13 की वजह से हो रही है। क्योंकि देखो इतनी सी परसेंटेज जो आती है ना कार्बन की आ रही होती है, 1% समथिंग के अराउंड। उससे पहले वाली पीक देखोगे ना, तो उससे बड़ी, मतलब सेकंड लास्ट पीक जो होगी, जो साइज में भी बड़ी हो, इतनी छोटी ना हो, साइज में भी बड़ी हो, मतलब रिलेटिव अबंडेंस बड़ी हो, तो ये आप समझ जाओगे कि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इंटैक्ट आ रहा है, ये टूटा नहीं है, फ्रेगमेंटेशन नहीं हुई है इसमें। जैसे इसने ये इथेनॉल का लिया हुआ है, तो इथेनॉल का हमें पता है कि C2H5OH होता है फॉर्मूला। तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हमारे पास आ गया, इसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं हुई भी है। तो ये वाली जो पीक होगी ना, ये एम पीक है, सही है। और जो एक नंबर इंक्रीज करके उसके बाद वाली पीक होगी, वो M+1 पीक होगी। तो अगर तुम इस इथेनॉल का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालो तो कितना हो जाएगा, 24 + 6 + 16, ये होता है 46। तब ये जो पीक आ रही है ना हमारी, ये 46 को होनी चाहिए, मतलब ये जो पूरे इंटैक्ट मॉलिक्यूल के, और उसके आगे जो नंबर है ना, ये 47 का होना चाहिए। ये जो है ना, ये 47 का होगा, समझ रहे हो बात। एक जो नंबर बड़ा है वो M+1 पीक, और इनकी हाइट में बड़ा डिफरेंस होगा, तो ये एक एम पीक हो जाएगी, एक M+1 पीक हो जाएगी। अच्छा बाकी जो है फिर वो फ्रेगमेंट्स बने। अब यहाँ पे 46 से एक नंबर पहले, मतलब 45, अभी जो 45 पे पीक आ रही है, ये जो होगी इसका क्या मतलब है कि इसमें से एक चीज हटी है, तो एक चीज क्या घट सकती है, वो हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन हटेगा तो 46 से 45 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन गायब है, तो ये जो है वो फ्रेगमेंट बना है, बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। इसी तरह अगर तुम्हें ये वाली पीक नहीं पता थी, जैसे यहाँ पे ये बन रही है 31, तुम्हें मैंने छुपा दिया ऊपर क्या था, तो फिर ये आप कैसे पता लगाओगे क्या होगा, 30 कैसे बन सकता है ये। अब हमारे पास ये था C2H5OH, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया तो वो 46 से 45 हो गया। अगर एक ऑक्सीजन हटा दो तो 46 में से मैंने 16 + 1, 17 माइनस कर देना, 29। लेकिन ये जो पीक आ रही है, ये आई गेस 31 पे आ रही है, तो 31 के लिए फिर तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि 31 कैसे आ रही है। बताओगे 31 कैसे आ रही है ये भी। सर थोड़ा ऊपर करिएगा, क्या लिखा हुआ चेक करना ऊपर ऊपर करूंगा तो तुम्हें दिख जाएगा ना कि क्या है, है। छुपाया तो है मैंने, तो मैंने जान के बताओ सर, छुपाया एक ना। मिनट, एक मिनट बताता हूँ मैं आपने आपको। ऑक्सीजन निकाला, ये निकाला, आप जो है वो क्या कहते हैं, कुछ और निकाल के ना, हाइड्रोजन निकाल के देख लो, कार्बन कम करके देख लो। जैसे ये देखो, ये बन रहा है ना इसका स्ट्रक्चर, ये बन रहा है। अब यहाँ पे CH3 है, मैं कह रहा हूँ CH3 निकाल लो, ये निकाल के देख लो क्या बन रहा है, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 + 1, मतलब ये ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है। एज इट इज कोई क्लियर कट आंसर इसका फौरन नहीं पता लगा सकते। तो ये करोगे तो अगर, CHO तो नहीं होगा? आपके पास CH2 भी होगा, हाँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कार्बन 12, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3, सही है। तो ये पता, इससे चेक कर लो, क्या पता इससे बन रहा हो। सही है इशमाम, सही है बन सर। रहा है ना। तो सर सी इससे एच क्या टू बन ओ जाएगा, बन रहा है। इतनी CH2OH बन रहा होगा ना, 31 के लिए ना? CH2OH 31 है ना, 31, सही। सही है सर। तो ये एकदम क्लियर कट आप फौरन नहीं, आप तो थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। अच्छा हाँ, एक काम जो है ना, M और M+1 पीक का देखो फायदा क्या है। M और M+, तुम फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हें यही नहीं पता कि भाई ये जो हमारे पास जो बना है, इस, अब ये हमें पता ही नहीं था कि ये क्या चीज है, तो उसने तुम्हें अभी समझाने के लिए बताया हुआ इथेनॉल है। लेट से वो इस तरह से तुम्हें दे देता, तुम्हें ये भी नहीं बताता क्या है, तुम्हें कुछ भी नहीं बताया इसमें, सही है। अच्छा, सही। तो तुम इसको किस तरह से यूज करोगे, ये भी नहीं बताया तुम्हें इसमें, ठीक है।
सर इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन में काम हो रहा होता है ऑक्सीजन का? क्या मतलब? इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं इस ग्राफ के अंदर, और कुछ नहीं होता? नहीं, आ, इसमें नहीं, और भी हेलोजेंस भी इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन भी इन्वॉल्व हो सकता है। सही है, और सर क्योंकि आपने अभी तो वो तुम्हें, बोलो बोलो। आपने M+1 का बताया था कि वो अगर चेंज आया तो समझ जाना कार्बन 13 है, तो हर बार यस, कार्बन 13 ही होगा या कोई और भी होगा? हाँ, एम और M+1 में वो कार्बन 13 के लिए ही है। ठीक है, लेट से मैं कह रहा हूँ कि हमें ये पता ही नहीं है कि इथेनॉल है। ठीक है, और सही। असल में जो मास स्पेक्ट्रोमीटर का काम होता है, उसमें हमें पता ही नहीं होता ना कि क्या है क्या। उसको तो यूज इसलिए करते हैं कि पता लगा सकेंगे क्या है। तो ये तो तुम्हें सिखाने के लिए हमने बता दिया ना कि इथेनॉल कैसा बन रहा है। असल में जो साइंटिस्ट, जो केमिस्ट काम कर रहा होता है, उसके पास तो ऐसा स्पेक्ट्रोमीटर बन के आता है। उसने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला उसने बोला यार पता लगाना है कि क्या है, उसको डाला, उसके मास स्पेक्ट्रोमीटर सामने आ गया। अब इस मास स्पेक्ट्रोमीटर को, अब उसको इतना आइडिया है कि शायद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब क्योंकि इतनी सारी पीक्स बन रही है, अब उसने उस मास स्पेक्ट्रोमीटर को देख के पता लगाना है कि ये क्या हो सकता है। सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री इनफ नहीं होगी, पर वो शायद उसका एनएमआर भी कर रहा हो। ठीक है, वो क्या पता उसकी वो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कर रहा हो, क्रोमेटोग्राफी भी कर रहा हो, एग्जैक्ट कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। लेकिन यहाँ से देखो वो क्या क्या चीजें पता लगा सकता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी पीक होगी ना, जो सबसे बड़ी पीक होगी हमारे पास, वो हमें पता है कि वो जो पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल इंटैक्ट रह गया है ना, उसकी पीक है। मतलब यहाँ पे जो सबसे बड़ी पीक है, वो एक दो पीक्स आ रही हैं। एक तो इसमें से एक टाइनी पीक है, देखो यहाँ जो सबसे बड़ी पीक है वो कहाँ पे आ रही है, ये 40 है, 41, 42, 43, 44, 45, 46 पे आ रही है, और ये 47 पे आ रही है। जो सबसे बड़े मास में सबसे ऊंचाई, हाइट नहीं, हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, पीक की मैं बात कर रहा हूँ कि जिस पीक का सबसे बड़ा मास टू चार्ज रेशियो है, वो किसका है, 47 का। लेकिन 47 की पीक इतनी टाइनी है, तो ये तो हो नहीं सकता। जो टाइनी पीक है वो तो आप लीव कर दो। उससे पहले वाली पीक को देखो, अगर वो लंबी है ना हाइट में, इसका क्या मतलब है कि ये जो मेरी पीक है, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल मेरा ऐसा आ रहा है। हाइट अगर फ्रेगमेंट है तो फ्रेगमेंट में हाइट छोटी बड़ी हो सकती है, मास छोटा होगा। अगर मैं कह रहा हूँ फ्रेगमेंट हुआ है, टूटा है, तो उससे पीछे देखो 45 जो है, मतलब वो कम है ना मास, मतलब वो टूट के आया होगा, कुछ पार्ट आया होगा। तो 46 और 47 देख के आप, ये जो पीक देख के आपको पता लग जाओगे कि ये जो एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है ना, और पीक एक बहुत टाइनी है और एक बहुत बड़ी है उसके मुकाबले में, तो आप ये समझ जाओगे कि ये जो एक का डिफरेंस आ रहा है, ये कार्बन 12 और कार्बन 13 की वजह से। तो एक पीक जो होगी उससे पहले वाली, इसको आप नाम दे दोगे एम पीक, और इसको नाम दे दोगे M+1 पीक। सही है। सही। अभी सही। आपको सिर्फ यही पता, आपको और कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। अच्छा देखो, अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, इससे क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला आया कैसे उसकी डिटेल में मैं नहीं लेके जा रहा तुम्हें अभी। तुमने क्या करना है, ये लिखना है 100 डिवाइडेड बाय 1.1, क्योंकि वो कार्बन क्या कहते हैं, कार्बन 13 की वजह से आ रहे हैं ना, उसकी अबंडेंस होती है 1.1, तो ये 1.1 यहाँ से आया है। और मल्टीप्लाई करा दो परसेंटेज अबंडेंस ऑफ M+1 पीक डिवाइड बाय परसेंटेज अबंडेंस ऑफ MP। ठीक है, वैसे याद कर लो फॉर्मूला। परसेंटेज अबंडेंस ऑफ MP कितनी है और M+1 पीक कितनी है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो ग्राफ से। ठीक है, वो अराउंड कुछ आ रही है, कितनी है, 38 समथिंग। नहीं, ये वाली पढ़नी है, सॉरी गलत पढ़ रहा था। 20 आ रही है, देख रहे हो हशमाम, कमिंग टू बी अराउंड 20 M पीक। और इसके नीचे वाली जो टाइनी पीक है, ये अराउंड, ये अक्सर जो है ना, ये वैल्यूज पढ़ने के लिए नहीं देगा, ये वैल्यूज लिख के देगा तुम्हें, क्योंकि ये देखो इतनी टाइनी पीक है, तुम यहाँ से पढ़ ही नहीं सकोगे। 1 आ रही है, 2% आ रही है, कितनी आ रही है। इनकी अगर परसेंटेजेस पता होंगी तो आपने बस इनको फॉर्मूला में रखना है। और ये जो फॉर्मूला में दे क्या रहा है,
इक्वल्स टू किसके बराबर है? ये हमें एक्चुअली दे रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। ठीक हो गया? अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैं अपनी मर्जी से डाटा ले लूँ ना, कोई भी, लेकिन परसेंटेजेस इसमें एक, देखो ये तुम्हें ना बताएगा, ये जो एम पीक है ना, ये अगर तुम कह रहे हो कि 20% है, तो ये जो है ना, ये ग्राफ से यहाँ से तुम इस वक्त इस कंडीशन में जो ग्राफ बना हुआ है इससे तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो है वो मैं कह रहा हूँ कि ये अराउंड जो है ना वो 0.44% है। तो आपने बस इसको इस फॉर्मूले में रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है? 100 डिवाइडेड बाय 1.1 मल्टीप्लाई बाय एम प्लस वन पीक, आपने बोला 0.44% है ये आगे वाली, और जो पीछे वाली एम पीक है वो आपने का 20% है। तो इससे जो आंसर आएगा वो आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, आपको पता चल जाएंगे कि इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। सिंपल। ठीक हो गया? अच्छा, ये निकालोगे तो ये अराउंड हमारे पास कार्बन आ जाएगा n इज इक्वल टू 2, मतलब इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं। अब अगर आपने इस ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हुई होगी पहले से, तो आपको इसमें फंक्शनल ग्रुप पता होगा। ठीक है, आपने लेट से आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हुई थी और आपको फंक्शनल ग्रुप पता था कि इसमें अल्कोहल है। तो अब आप देखो कितने नतीजे पे पहुंच गए। आपने बोला आपको पता था अल्कोहल है, और नंबर कार्बन एटम्स 2 है, तो ये कौन सा अल्कोहल होगा? इथेनॉल होगा। सही है, और इथेनॉल के तुम्हें पता है आइसोमर्स भी नहीं बन रहे होते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी तुम्हें पता चल जाएगा। समझ आई अशमाम? जी सर। तो हम लोग कंफ्यूजन पे किस तरह पहुंचना है, अभी क्वेश्चन देखते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इसको उठा के ना यहाँ लिया हो सही से। अच्छा देखो, इसमें वो कह रहा है नॉन कंपाउंड हैज अ मॉलिक्यूलर आइन पी M1 with a relative abundance of 54.5%, मतलब M+1 पीक की जो अबंडेंस दी हुई है ना उसने, वो तुम्हें दी हुई है 54.5%। एंड M+1 पीक की ये तुम्हें दे भी सकता है, और ये तुम्हें जो है वो ग्राफ से निकालनी भी हो सकती है। यूजली परसेंटेज, क्योंकि M+1 पीक की इतनी कम होती है ग्राफ पे, वो इतनी डिटेल में ग्राफ बना हुआ नहीं होता, तो वो तुम्हें मोस्ट ऑफ द केसेस में दे रहा होता है, वो तुम्हें वैल्यू लिख के देगा। अगर ग्राफ भी बना हुआ है तो वो लिख के दे रहा होगा। अच्छा, हाउ मेनी कार्बन एटम्स डज द अननोन कंपाउंड कंटेन? अब नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालने के लिए तुम्हें फॉर्मूला बता दिया ना, 100 डिवाइड बाय 1.1। ये फॉर्मूला ये 100 डिवाइड बाय 1.1 ही रहेगा। क्यों 1.1 कहाँ से आ रहा है? क्योंकि इनको हम रिलेट कर रहे हैं कार्बन 12 और कार्बन 13 के लिए, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन 12 और कार्बन 13 के जो पीक्स है वो M और M+1 पीक है। सही है, एम पीक की अबंडेंस देखिए, M+1 पीक की अबंडेंस देखिए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, हमारे पास ये फॉर्मूला इस फॉर्म में आपको याद रखना है कि एम ऊपर होती है M+1 पीक की अबंडेंस ना, M+1 पीक की अबंडेंस कितनी है? 3.6। नीचे होती है एम पीक की अबंडेंस जो कि 54.5। इसको सॉल्व करोगे तो ये 6 आ जाएगा। तो मतलब इस मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स हैं। अभी जो भी मॉलिक्यूल है इसमें हमें ये डिटेल पता चल गई कि 6 कार्बन एटम्स है, जो कि हमारे लिए काफी एक अच्छी बात है। सही है। सही। अब जैसे ये क्वेश्चन 10 है, लेकिन इससे पहले तुम्हें कोई आसान एग्जांपल,
अच्छा, अब एक मैं तुम्हें ना एक डेटा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन में मेरे पास मॉलिक्यूलर आइन है, उसका जो मास टू चार्ज रेशियो है वो है 136, और वहां पे जो उसकी परसेंटेज अबंडेंस है वो मैं कह रहा हूँ 17% है। ठीक है, और एक और जो है मास टू चार्ज रेशियो पे पीक आ रही है 137, और उस पे जो परसेंटेज अबंडेंस है वो आ रही है 1.5%। तो आप खुद देख के इनके मासेस देख के समझ जाओगे, डिसाइड कर लोगे कि जो 136 है वो एम पीक की होगी, और जो 137 है वो M+1 पीक की होगी। सही है, तो ये आप देख के खुद देख के डिसाइड कर लोगे, क्योंकि एक मास बढ़ा हुआ है, एक नंबर बढ़ा हुआ है, मतलब N+1 है। तो ये आपके लिए काम आसान है। अब आप इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे निकालोगे? वही वाला पुराना वाला काम, जो फॉर्मूला मैंने बताया, 100 डिवाइडेड बाय 1.1, M+1 की पीक, एम की एम क्या कहते हैं फॉर्मूले में, हमेशा न्यूमरेटर में जो आती है वो हमारी किसकी पीक आ रही है? M+1 की। तो M+1 की पीक डिवाइडेड बाय M की पीक की रिलेटिव अबंडेंसेस, परसेंटेज अबंडेंसेस डालोगे, तो 100 डिवाइडेड बाय 1.1, M+1 की कितनी है परसेंटेज? 1.5, मतलब छोटी वाली ऊपर आती है। अगर भूल भी जाओ ना, M+1 हमेशा छोटी वाली होगी, क्योंकि वो कार्बन 13 की वजह से, और कार्बन 13 की परसेंटेज एज कम्पेयर टू कार्बन 12 कितनी होती है? 1%। तो वो हमेशा छोटा ही परसेंटेज देगा, तुम्हें बहुत बड़ा फर्क दे रहा होगा। छोटी वाली हमेशा ऊपर रखना है M+1। अगर भूल जाओ M+1 था फॉर्मूले में या ऊपर नीचे M था, तो ये याद रख लेना, छोटा वाला ऊपर आना है। अच्छा, सही है। इसको निकालोगे तो यहाँ पे n आ जाएगा 8। तो 8 नंबर ऑफ 8 कार्बन एटम्स इस फॉर्मूले में है। अच्छा, अब मैंने ना तुम्हें बता दिया कि इस फॉर्मूले में जो है ना, इतना तुम्हें पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है बस। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी हुई है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब आप कैसे निकाल सकते हो? आपको ये तो पता चल गया ना कि कार्बन 8 है। देखो, हाइड्रोजन मैक्सिमम कितना हो सकता है? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कार्बन के साथ किस में लगता है? 4। एल्केन में लगता है। हम्म। अगर मेरे पास नहीं, सबसे ज्यादा एल्केन में लगता है ना। अगर मेरे पास कार्बन 1 है तो एल्केन में हाइड्रोजन 4 होता है। अगर कार्बन 2 है तो 2 to the 4 5 6, अगर कार्बन 3 है तो 8। इसी तरह अगर कार्बन 8 है तो मैक्सिमम हाइड्रोजन कितना हो सकता है? वैल्यू बताओ, मैक्सिमम हाइड्रोजन की वैल्यू क्या हो सकती है? अगर 2n+2 के फॉर्मूले से देखूं तो 16 18। 10। ठीक है, मतलब या तो मैक्सिमम 18 हो सकता है या 18 से कम होगा। अगर हाइड्रोजन 18 है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इसमें, ये तो पूरी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, एल्केन बन जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूले में एल्केन भी है, तो फिर अब आपको मजबूरन जो है वो हाइड्रोजन आप 18 नहीं लिख सकते, आपने 18 से कम रखना है हाइड्रोजन। लेकिन आपको इतना पता चल गया है कि हाइड्रोजन 18 से बड़ा नहीं हो सकता, या तो 18 होंगे या उससे कम होंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का मास ही 1 होता है ना। एक तो हाइड्रोजन का मास ही 1 है। अब मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन अगर सबसे ज्यादा मैक्सिमम कार्बन के साथ लग सकते हैं तो वो एल्केन वाली स्ट्रक्चर में लग सकते हैं, जिसमें अगर कार्बन 8 है तो उसके हाइड्रोजन 8 to the 16 + 2 18 हो जाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन भी है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर ऑक्सीजन लगाओगे तो कहीं से हाइड्रोजन तो हटाना पड़ेगा ना कार्बन की वैलेंसी फ्री करने के लिए। जी सर। तो अब आपको ये नहीं पता कि ऑक्सीजन कितने, और अब आपको ये भी नहीं पता कि हाइड्रोजन कितने। सही है, मैं कहूँ कि अगर तुम्हारे पास मेक श्योर कि हाइड्रोजन 18 से कम हो, 18 नहीं हो सकता। तो अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो है वो एक ऑक्सीजन है, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन होने का क्या मतलब है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 ऑक्सीजन है तो टोटल मास कितना बनेगा इसका? कार्बन बन जाएंगे 8 × 12, हाइड्रोजन मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता कितना है, मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन का नंबर है, जैसे कार्बन x है, हाइड्रोजन y है, ऑक्सीजन z है। तो हाइड्रोजन मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूँ y इंटू, और मास कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का? 1, और ऑक्सीजन मैंने कह दिया 1 ही है, तो हो जाएगा 1 × 16। सही है। अच्छा, जब आप मास स्पेक्ट्रोमीटर देखते हो ना, मास स्पेक्ट्रोमीटर में आपको सिर्फ पीक्स नहीं मिल रही होती, बल्कि आपको मास टू चार्ज रेशियो भी मिल रहा होता है। जो एम पीक है वो असल में हमारे पास इंटैक्ट मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट बता रही है ना, 136। तो हम कार्बन 12 के हिसाब से उठा के उसका मास उठाएंगे 136। तो ये मास जो है ना टोटल 136 बनना चाहिए। अब अगर ये 136 है तो इसमें से तुम देख लो ना हाइड्रोजन कितने होंगे। तो 8 × 12 + 16, और 136 से इसको माइनस करो,
तो हाइड्रोजन आ रहे हैं 24, मतलब वाई आ रहा है 24। अब लेकिन हमारी बात क्या होगी कि हाइड्रोजन जो है वो 18 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, मतलब ये फॉर्मूला जो मैं सोच रहा हूँ ये गलत है। समझ आई बात? फॉर्मूला गलत है। 23 आंसर अब आ मैं रहा है। क्या 23 आ रहा है। 8 इंटू 23 क्या आ 12 रहा है? प्लस 16 हम्म प्लस 1 करेंगे नहीं हम्म करेंगे? +1 कौन सा? ये y1 है ना, हाइड्रोजन, y थोड़ी हाँ ऐड करोगे। 112 सही, 8 24 आ रहा है, इंटू सही है, ट्वेल्व चलो प्लस वाई हो जाएगा सही +16। ये y तो निकाला है मैंने, ये 24 आ सही रहा है। सही है। सही है, सही अब सही ये आ रहा है। हाइड्रोजन 24 तो हो ही नहीं सकते, मतलब ये फॉर्मूला जो मैंने सोचा ना ये गलत है। लेकिन कार्बन तो मुझे पता है 8 है, वो तो मैंने निकाला है अपने उससे मास स्पेक्ट्रोमीटर को देख के, वो तो चेंज नहीं हो सकते। मतलब ऑक्सीजन 1 नहीं है, हाइड्रोजन तो मुझे पता ही नहीं है कितने है। ऑक्सीजन मैं कह रहा हूँ अब 2 लेके देख लो। अब 2 लेके देखोगे तो 8 इंटू 12 कार्बन का, हाइड्रोजन का हो जाएगा y इंटू 1, ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 इंटू 16, और ये बना 136। अब यहाँ से y निकालो, देखो कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा 136 माइनस 8 इंटू 12 माइनस 32, तो y आएगा 8। अब जो y आ रहा है वो 18 से क्या कहते हैं कम आ रहा है, तो इसका क्या है y8 आ रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा C8H8O2। पहले ऑक्सीजन 1 रख के देखा, उस पे Y जो है वो 18 से बड़ा आ रहा था, 18 से बड़ा Y H जो है वो हो नहीं सकता, तो इसलिए वो मैंने इग्नोर कर दिया कि ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन को 2 रख के देखूं, क्योंकि कार्बन तो मुझे पता है 8 है, कार्बन तो मैं चेंज करूंगा नहीं, क्योंकि कार्बन तो कंफर्म हो गया मेरा 8 है। ऑक्सीजन पे मैंने 2 रख के देख लिया, तो अब जो सेकंड ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आ रहा है वो 18 से कम आ रहा है। अब तुम बोलो मैं थर्ड रख के देख लूं डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट थर्ड रख के देखोगे तो तुम श्योर नहीं हो अभी भी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट थर्ड रख दिया तुमने तो कार्बन तो 8 ही है ना। तो आप पहले एक एक करके बढ़ाओगे, 1 रखोगे फिर 2 रखोगे फिर 3 रखोगे, जिस पे आ जाएगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, जिस पे पहले आ जाएगा। 3 भी रखोगे तो 3 पे तुम्हारे पास जो है वो क्या कहते हैं 8 इंटू 12 करोगे, और ऑक्सीजन अगर तुमने 3 रख दिए तो ये बन जाएगा 144। और 144 जो बन रहा है वो सिर्फ यहीं पे 144 बन जाएगा। मतलब अगर तुम कहते हो 8 इंटू 12 प्लस वाई प्लस 3 इंटू 16 कर देते हो ना, तो ये 3 इंटू 16 जो नंबर है 3 इंटू 16 ही तुम्हारा 48 के बराबर हो जाता है, और प्लस 8 इंटू 12 करोगे तो ये 144, मतलब ये 136 से भी बड़ा चला जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एम पी की 136 पर आ रही, तो मतलब ये O3 का तो सवाल ही नहीं है, या तो O1 था या O2 था। तुमने O1 रख के देखा हाइड्रोजन का नंबर सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तुमने O2 का रख कर देखा सेटिस्फाई हो रहा था, O3 पॉसिबल नहीं है। तो नाउ यू आर श्योर कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कार्बन 8 है, वो तो तुम श्योर हो गए थे मास स्पेक्ट्रोमीटर से, ये फॉर्मूला लगा के निकाल के देख के। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तुमने कैलकुलेट करके लॉजिक बना ली कि नहीं यार, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 होंगे, हाइड्रोजन 8 होंगे। किसी भी तरह ऑक्सीजन अगर मैं 3 रखता हूँ तो ये तो एम पीक से ही बड़ा चला जाएगा, मतलब ऑक्सीजन 3 नहीं है। अब अगर ऑक्सीजन 2 है या 1 है, दो ही पॉसिबिलिटीज है। अब ऑक्सीजन तुमने 1 रखा तो हाइड्रोजन का नंबर लॉजिकल नहीं बन रहा था, ऑक्सीजन 2 रखा तो हाइड्रोजन का भी लॉजिकल बन रहा है, तो तुमने बोला ये फॉर्मूला है। समझे बात? तो ये ऐसे नहीं कि एक ही अटेम्प्ट में आपने पता लगा लिया कि आपके पास मॉलिक्यूल क्या है, क्या बनना चाहिए। आपने इसके 2-3 अटेम्प्ट करके जिस अटेम्प्ट पे लॉजिक बन रही है ना, सारी चीजें लॉजिकल बन रही है, तो वो चीज तुम्हें ऐसे देखनी होगी। अब देखो लॉजिक तुम्हें इसमें क्या देखी कि हाइड्रोजन जो है वो क्या कहते हैं एल्केन से बड़े किसी में नहीं हो सकते। अब अगर कार्बन 8 है तो हाइड्रोजन 18 होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। उसके ऊपर एल्केन से ऊपर तो कोई ऐसा था ही नहीं ना हमारे पास, तो उससे एल्केन में से फिर एल्कीन जाओ, अल्कोहल जाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड जाओ, हाइड्रोजन कम ही होता रहता है, सबसे ज्यादा एल्केन में ही होता है। अब तुमने कहा कि 18 भी नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन भी तो लगा हुआ है, जब ऑक्सीजन लगेगा तो एक हाइड्रोजन को तो एटलीस्ट कम होना, अगर चलो ऑक्सीजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बनाता है तो एक हाइड्रोजन को तो कम होना पड़ेगा ना। सही है। तो हाँ, इस तरह से चीजें हैं जो तुम्हें देखनी होंगी इस चैप्टर में। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये कर रहे थे ना, ये वाला क्वेश्चन करो जरा।